ये जो मामला है काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन आने वाले चीफ जस्टिस की जो उनके एक खिलाफ फजा या प्रोपेगेंडा बन रहा है, जजों को आपस में लड़ाने वाली जो बात है। इदरीस भाई, इस पे आप जरा अपना कमेंट दीजिए। जी। देखिए कि मेरा तो बहुत ही सिंपल अप्रोच होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जज की रिटायरमेंट की एक डेट है, एक वक्त है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पॉइंट भी सेटल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की हद तक कि जो सीनियर मोस्ट जज होएगा वही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। सो मुझे तो कोई इबाहम नजर नहीं आ रहा। जितनी मर्जी कंफ्यूजन क्रिएट कर ले सोशल मीडिया, अपने अपने जो है वो लोग अपने अपने जज को जैसे भी सपोर्ट कर लें, अल्टीमेटली होना वही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और दूसरी बात कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, ये मेरे नज़दीक एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और बेहतर ये होता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को रेस्पॉन्ड ना किया जाए। मुझे इब्ने इंशा का वो एक शेर का याद आ गया। वो ये कहता है कि फर्ज करो हम अहले वफा हूं, फर्ज करो दीवाने हूं, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने हों। अगर हमने मफरूजों पे ही सारी बहस को लेके जाना है तो फिर क्या नतीजा हम अखज करेंगे इससे। सिंपल बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम जो बीमारियां इस वक्त पाकिस्तान के साथ लगी हुई हैं, इनका हल मौजूद है। किस इदारे की क्या लिमिट्स हैं, उसको उन लिमिटेशंस के अंदर रहना चाहिए। और जजेस का ओथ उन्हें किस चीज के लिए पाबंद करता है, उनको अपने ओथ की पासदारी करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक फैसले देने चाहिए। बिल्कुल एक और बिल्कुल। बात मैं सिर्फ वजाहत से कह दूं, ये जो इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन की थी, ये जुडिशरी का काम, बिल्कुल जुडिशरी का काम है। बट व्हाट दे डू, व्हाट दे मीन बाय इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन कोई सब्जेक्टिव तो नहीं होती। जुडिशरी को क्या करना होता है, दे हैव टू गैदर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑब्जेक्टिवली, के लेजिस्लेचर की इंटेंट क्या थी इस कानून के, इस साइन के पीछे। इसीलिए कि वो क्या चाहते थे, वो जो डिस्कशन होती है असेंबलीज में उसको लाया जाता है ताकि वो उसको पढ़ के उसको डिस्कस करके लेजिस्लेचर की इंटेंट को गैदर करते हुए किसी कानून का बता दे। लेकिन उस कानून में कि जहां कोई एम्बिग्विटी हो, अगर वो कानून सीधा और उसकी जो है वो अल्फाज सादा हैं, तो वहां तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत है ही नहीं। और जहां इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़े, उनको लेजिस्लेचर का इंटेंट गैदर करना है, अपना सब्जेक्टिव व्यू नहीं सामने लाना है इंटरप्रिटेशन की। जो है वो जिसको मैं कहते हैं कि इदरीस उसको भाई, सब्जेक्टिव नहीं, व्यू को आप अपनी चादर नहीं ओढ़ानी है उन्होंने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब्जेक्टिव, और बिल्कुल यही प्रॉब्लम आ रहा है ना। तशरीहात जो हो रही हैं, कभी कोई कहता है प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, कोई कहता है लिबरल इंटरप्रिटेशन, कोई कहता है फलानी इंटरप्रिटेशन, ऐसे ऐसे टर्म्स ये वुकला मैं हजरात सिर्फ कहता हूं कि आप एक्चुअल हजरात पेश कर इंटरप्रिटेशन, रहे हैं। अच्छा। मैं कहता हूं एक्चुअल इंटरप्रिटेशन, एक्चुअल कि जो इंटरप्रिटेशन। जो अलाउ मी कानून है आप उसके मुताबिक बता दें कि अहमद, ये कानून है। रजा, अलाउ मी क्विकली अहमद टू अहमद इंटरव्यू बिकॉज अच्छा चलो, पहली ये मैं- जो बात अदरीस ने की ना, जस्ट वन सेकंड, ये हाँ जी। ये जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय जजेस की डिबेट है ना, ये भी बड़ी डेंजरस डिबेट है। जी। अच्छा, मैं इसी पे आता हूं। मैं उससे पहले ये चाहता हूं कि मैं आपको और नाज़रीन को ये बताऊं कि कल मोहतरम इमरान खान ने कहा कि अगले 2 महीने में हुकूमत जारी है। और आपको पता है कि उनकी आजकल रोजाना जेल से एक बयान आता है, उसके ऊपर पूरी स्पेकुलेशन की इंडस्ट्री है। सोशल मीडिया कमेंटेरिएट, आपने कहा, एक मेन स्ट्रीम मीडिया कमेंटेरिएट है, एक इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशें हैं और पिंडी की गुलाम गर्दिशें हैं। तो अब वो पहले ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि ये जो जजेस हैं अक्टूबर में ये इलेक्शन को कैंसल करने की एक साजिश पकड़ी है। उनका बयान है, मैं कोट कर रहा हूं उनको। मैं आई डोंट थिंक सो, लेकिन वो कह रहे हैं। क्या आप लोग ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऐसा इख्तियार है? यूं तो उन्होंने साबित कर दिया कि बिल्कुल हर तरह का इख्तियार उनके पास है। कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन, होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन, वो उसके तहत क्या ये मुमकिन है बैरिस्टर अहमद हसन
कि आप ये बताइए कि ये जो इलेक्शंस का मामला है, ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस जो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, और एक मुतालबा है पीटीआई का इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको कैंसल या अनल यानी इनको खत्म कर सकती है? अच्छा, मैं ये बड़ा मुश्किल सवाल है और इसमें बहुत ज्यादा assumptions इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसी हवाले से मैं गुजारिश करता चलूं। ये जो अभी इत्तला मिली है कि पीटीआई की पिटिशन दायर हो गई है, अ, जी। अगर जो इंटरनेट पे कागज फिर रहा है वो सही है और जो मैंने पढ़ा है वो यकीनन पिटिशन है, तो उस कागज में बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये जो मैंने 5 आपको पहलू या एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ बताए थे, इसको सबको चैलेंज किया है उन्होंने, नॉट एक्सेप्टिंग वन, ऑल ऑफ देम। और उन्होंने रेट्रोएक्टिविटी को चैलेंज किया है मैलिस इन लॉ की वजह से, और एक नए एस्पेक्ट की वजह से। ये इस तरफ असद ने फैक्टो केस और उसका हवाला भी दिया था कि बीच में बात रह गई, मैं इस पे लीगलीज में ज्यादा नहीं जाता, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी अब एक काम जो था वो पास एंड क्लोज्ड हो गया, इलेक्शन हो गया, हमें जो मिलना था हतमी तौर पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब ये चीज दोबारा नहीं खुल सकती, तो इसको आप रेट्रोएक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो इसके बावजूद कि कोई वकील आपको कभी ये नहीं कहेगा कि रेट्रोएक्टिव लेजिस्लेशन नहीं होती, क्योंकि आइन में ये गुंजाइश है, लेकिन इसके ऊपर भी केस लॉ की रोशनी में अब ये फैसला करना पड़ेगा, क्या ये हकीकतन जजमेंट जो है ये पास्ट एंड क्लोज हो गई। अब देखते हैं, जब तफसीली फैसला आएगा तो हम इस पे ज्यादा बहस करेंगे, लेकिन अभी गट रिएक्शन में मैं गुजारिश अपनी पर्सनल व्यू कर दूं, मुझे नहीं लगता कि ये पास्ट एंड क्लोज की एक्सेप्शन अवेलेबल होगी, क्योंकि जब तक ये असेंबली जिंदा है तब तक ये चल रहा है मामला, इसमें से मसाइल जन्म लेते रहेंगे और वो अप एंड डाउन होती रहेगी। दूसरी चीज वो बड़ी अहम कहते हैं कि अब एक्चुअली उन्होंने हर शिक को किया है, मैं उससे एक अग्री कर लेता हूं। मेरे ख्याल में इस कानून की जो शिक है जिसमें यह कहा गया है कि पार्टी अगर अपनी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जमा नहीं कराती तो फिर गेम ओवर है। मैं ये समझता हूं कि ये मेरी राय में, आई एम सॉरी, कि ये सबसे कमजोर अमेंडमेंट है, क्योंकि ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हतमी टाइमलाइन वो है कि वो डेट देनी है कमीशन ने कि आपने कब करानी है। और जी। अगर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, क्योंकि हम ये बात पहले कर चुके हैं कि ये भी इलेक्शन है इन सीटों के ऊपर, ये सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये भी इलेक्शन है, तो मुझे सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली वनरेबल ये पॉइंट लगता है कि लिस्ट की फरहमी जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल ब्लॉकेट लग जाएगा, क्योंकि कानूनी मंशा यही है जो अदरी साहब ने पहले हवाले देके बताया कि उसमें कुछ सूरत हाल ऐसी बन सकती है कि उसमें इजाफी नाम भी दिए जा सकते हैं। तो ये कोई ऐसी कास्ट इन स्टोन किस्म की लिस्ट नहीं है इंटेंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट, इसमें वेरिएशन पॉसिबल है, चाहे डेथ से हो, चाहे रेजिग्नेशन से हो, चाहे लेसर नंबर ऑफ पीपल से हो, मतलब इट इज अ चेंजेबल लिस्ट। तो मुझे जी। समझता जी। हूं कि ये इशू है। अब आखिरी थैंक यू। बात, हाँ। जो एक बड़ा जो आपने सवाल पूछा, इस पिटिशन में उन्होंने सवाल वो उठा दिए हैं जो उन्होंने पहले नहीं उठाए थे। आपको याद होगा इन सारी प्रोसीडिंग्स में ये सवाल पूछा भी गया कि कानून की वायरीज जो हैं आप चैलेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गो के पेशावर बिल्कुल। हाई कोर्ट में ये मामला था, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने वायरीज का, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द प्रोविजंस का सवाल नहीं उठा, लेकिन इस पिटिशन में ये सारे के सारे सवाल उठ गए हैं। अब ये गाड़ी क्या 8 फरवरी के इलेक्शन पे जाकर रुकेगी या नहीं रुकेगी, क्या हाँ। उस सारे निजाम को कलअदम कर रजा, मुझे देगी नहीं इजाजत कर देंगे देगी, थोड़ी इसके सी? ऊपर ज्यादा सेर हासिल बहस मेरे ख्याल में तफसीली फैसले आने के बाद हो सकेगी। अच्छा जी। मुझे थोड़ी सी अगर आप इजाजत दे दें वजाहत जी। की। देखिए कि जो बात अहमद हसन ने की है ना कि ये डिसएनफ्रेंचाइज वाली और ये बाद में जो है वो लिस्ट देने वाली, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 है
उसका सब आर्टिकल 6 कहता है, रिजर्व सीट्स के हवाले से है ना, ये सारी लिस्ट भी प्रोवाइड करना इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात हुई है। और फिर लॉ पहले से जो अनअमेंडेड लॉ है वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या कहता है। और वो ये कहता है कि आप एक जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन देगा उसके अंदर ही लिस्ट देंगे। और दूसरी बात, ये जो सामने आई है मैलिस इन लॉ, मुझे नहीं समझ आ रही। ये तो टच स्टोन नहीं होता किसी भी कानून को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने का। मैलिस इन लॉ सिंपली, जो मैं समझता हूं, कि आप अगर कोई एक्ट ऐसा करते हैं जो इन कंट्रावेंशन विद लॉ हो, और आप कहें कि ये मैंने मासूमियत में किया है और मेरी इसमें कोई गिल्टी इंटेंट नहीं थी, तो दिस इज कॉल्ड मैलिस इन लॉ। अब ये एक टचस्टोन बन जाएगा टू स्ट्राइक डाउन लीगल प्रोविजन। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी हैरानगी की बात जी, है। मैं चाहता हूं, देखिए मैं चाहता हूं कि ये मैं आपसे जो पूछ रहा हूं ना उसके ऊपर वापस आइए। ये बताइए कि क्या कानूनी तौर पर और आम देखने वाले का, आप लोग, आप माहिर कानून एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं, आप प्लीज एज्यूम करें कि आप लोग लॉयर्स नहीं हैं। आपके साथ अच्छा। जनता बैठी है। अच्छा, वो मैं अब सब, उस आपके उस सवाल का जवाब दे दूं जी प्लीज। कि क्या ये मुमकिन इसको है। बिल्कुल ये इदरीस अगर मुमकिन है। किस तरह, मैं बताता हूं। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस था उसका रिव्यू जो है वो अभी पेंडिंग है। ठीक है। और अगर रिव्यू में ये कहा जाता है कि वो फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, कि जो मेरा ख्याल में है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो जो अगर वहां पे जो 22 गालिबन जनवरी का या दिसंबर का फैसला है इलेक्शन कमीशन का, उसको वॉइड डिक्लेयर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो सुपर स्ट्रक्चर रेज देयर ऑन विल फॉल टू द ग्राउंड ऑटोमेटिकली। ये हमारी जूरिस्प्रूडेंस है। जो बुनियाद है सारे फसाद की, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाला फैसला है। 13 जनवरी को फायज ईसा साहब जितना मर्जी शोर मचाएं कि मेरी जजमेंट को इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। जो आपका फैसला था उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होना थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में इलेक्शन सिंबल नहीं मिलना था। अगर इलेक्शन सिंबल नहीं है तो वो फॉर द पर्पसेस ऑफ रिजर्व सीट, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने उनकी लिस्ट को एंटरटेन नहीं करना था। ये और फिर अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर को वो सर्टिफिकेट किसने इशू करना था। ये सारे उसी फैसले, जो फसाद की बुनियाद है वो फैसला है, और ये सारे उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और अगर उस फैसले को वर्ड डिक्लेयर करती है रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर ये हमारी जूरिस्प्रूडेंस है। रिसेंटली भी जो है वो 5 मेंबर बेंच ने इसको जो है रिआइट्रेट किया है कि इफ बेसिक ऑर्डर इज वर्ड, then superstructure raised thereon will fall to the ground automatically। ये उस फैसले में रिआइट्रेट किया है कि जो ये जो था ना जी, डिप्टी स्पीकर वाला, वो उसने काउंट नहीं होने दिया था वहां पे वोट, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में। उसमें जो है वो बाद में जितनी भी सुपरस्ट्रक्चर बना था कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त ने जो भी थे इमरान खान साहब, उन्होंने जो है वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया था, और फिर जो है वो डिसोल्यूशन की समरी भेजी थी प्रेसिडेंट को। उसने वो सारा, वो सारे का सारा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो फॉल हो गया था टू द ग्राउंड। इसी तरह ये फैसला कि जो मेरे नजदीक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर सुप्रीम कोर्ट उस तरफ जाती है तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। जी, पॉसिबिलिटी मौजूद है। रजा, या आपकी बारी। मैं एक्चुअली यही कहने जा रहा था, और ये मैं दिसंबर जनवरी से आपके साथ जो गुफ्तगू जितनी हुई है मैं यही कहता चला आ रहा हूं कि सिंबल से मुतल्लिक जो फैसला हुआ और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक जो फैसला हुआ उससे पहले दिसंबर 22 दिसंबर को, ये सब एक्चुअली फसाद की बुनियाद ही यही फैसले हैं। जो सारा हम झगड़ा देख रहे हैं, जो पोलराइजेशन देख रहे हैं, जो कंफ्यूजन देख रहे हैं, अब अहमद हमारे साथ हैं और वो इसमें बड़े एक्टिवली
पिटिशनर की जानिब से रिप्रेजेंटेशन भी करते रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने का जब फैसला सेट असाइड किया और इलेक्शन कमीशन का फैसले को अब होल्ड किया, वो क्या सोचा, क्या आर्ग्यूमेंट क्या था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पार्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हुआ, लिहाजा इट शुड लीड टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिप्राइविंग द पार्टी ऑफ इलेक्शन सिंबल। ये बात समझ में आने वाली नहीं। जबकि 12 जजेस के फुल कोर्ट ने 1988 में जो बात कही आर्टिकल 17 को इंटरप्रेट करते हुए, सिंबल का ही मसला था, और जो अमेंडमेंट्स थी, क्या उनको पढ़ा नहीं, उस जजमेंट को पढ़ा नहीं गया? उसको रीट्रेट किया एक दूसरे फैसले में, उसको भी नहीं पढ़ा गया। तो मेरा ख्याल है कि ये बात इदरीस की जो कर रहे हैं कि ये सुपर स्ट्रक्चर जो उन फैसलों पर खड़ा हुआ है, जो इलेक्शन हुए हैं और जो सारे मामलात जो हैं वो अब उछल के सामने आ गए हैं, ये एक बहुत ही मुमकिना सूरत हाल, मुमकिना कॉन्सिक्वेंस है कि ये सारी जो पार्टी है इसको मलियामेट कर दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज पॉसिबल, दिस इज पार्ट ऑफ आवर जूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, ये हो सकता है। अब देखिए रजा, ये गुफ्तगू कहाँ से शुरू हुई, ये जो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक साजिश जो है वो रिवील की है। तो मफरूजा एक साजिश, कॉन्स्पिरेसी थेरी ही थी, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि मिनिस्टर हैं एक मौजूदा सेटअप में, उनकी तरफ से कही गई, उससे बात शुरू हुई और हम यहां तक पहुंचे हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जहां कोई मिनिस्टर कोई बात कर देता है और इतनी अहम बात कर देता है, फिर हमारे सामने एक सवाल उठ जाता है कि क्या ये मुमकिन है या नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज ए पॉसिबिलिटी, अ वेरी वेरी पॉसिबल सिनेरियो व्हिच मे इमर्ज इन द मंथ्स कमिंग। रजा, जी जी आपकी अजहर। इजाजत से, असद और इदरीस साहब की इजाजत से, बारहा जिक्र किया गया इस केस का, मैं खामोश रहा। उसकी वजह भी असद ने बता दी। मैं अभी भी ये समझता हूं, क्योंकि रिव्यू पेंडिंग है, तो मुझे इस केस के ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए क्यों, बात इस कर लो, ऐसी प्रोग्राम कोई में। बात नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, इसमें कोई ऐसा अंदेशा या कोई ऐसी प्रोविजन या कुछ ऐसा हवाला नहीं है जिससे ये कहा हो कि उस फैसले की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात हो रही है उधर जाएगी। हाँ, ये जरूर मुमकिन था